स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत। स्वस्थ हो जन जन अपना, स्वस्थ हो जन जन अपना, तन मन रहे निरोगी सबका, स्वस्थ भारत का ये सपना। सुविधाएं दे रही सरकार, लाभ उठाना सबका अधिकार, पहुँचे सूचना हर आंगन द्वार, प्रयासरत केंद्र सरकार। हाँ, स्वस्थ हो जन जन अपना, स्वस्थ हो जन जन अपना, तन मन रहे निरोगी सबका, स्वस्थ भारत का ये सपना। नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, सेहतमंद रहें, अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें। तो इसी उद्देश्य को साथ लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं और आज हम चर्चा करेंगे सर्जरी के बारे में। सर्जरी, जी हाँ, वैसे बहुत सारे लोग इससे रूबरू हो चुके होंगे और जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी सर्जरी एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर हम जितना भी जाएं वो कम है। तो सर्जरी से रिलेटेड बहुत सारी बातों के बारे में, सर्जरी से संबंधित बीमारियों के बारे में आज हम जानेंगे डॉक्टर परमवीर से, जो कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वस्थ भारत के कार्यक्रम में। और जैसा कि मैंने कहा कि सर्जरी एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में हम जितना भी जाने उतना कम है और कई बार आम आदमी को इस बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं है कि सर्जरी स्टैंड फॉर व्हाट, मतलब सर्जरी का मतलब क्या है, सर्जरी के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि सर्जरी है क्या? देखो, सर्जरी एज जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर जस्ट सर्जरीज ऑपरेशन के को लेकर ही सब कुछ नहीं आ जाता। सर्जरीज के अंदर हमारे डिपार्टमेंट में वी डील विद ट्रॉमा, जितने भी एक्सीडेंटल इंजरीज आती हैं, जैसे वो असॉल्ट की वजह से हो, किसी ने मारपीट की है, जहाँ एक्सीडेंट्स हुए हैं, जहाँ कोई जैसे अदर सर्जिकल इमरजेंसीज, जैसे क्यों परफोरेशंस हो गई, जिसको हम बोलते हैं पेट की आंत फट गई, अपेंडिक्स फट गया, वो सारा दैट कम्स अंडर इमरजेंसी एंड दैट कम्स अंडर सर्जरी आल्सो। सर्जरी मतलब ऑपरेशन, अगर हम बोले तो सर्जरी ऑपरेशन बोथ आर ऑपरेशन और साथ में अदर जैसे मैनेज करना बाकी चीज़ों को, जिसमें हमारे ये ट्रॉमा में ज़रूरी नहीं किसी का ऑपरेशन ही करना हो। जैसे कोई पेशेंट आते हैं जो ट्रॉमा के हो गए, जहाँ असॉल्ट इंजरीज हो गई, उसको हम कंजर्वेटिवली भी मैनेज करते हैं। कंजर्वेटिवली मतलब विदाउट सर्जरी। सर्जरी सिर्फ उसी की होती है जिसमें ज़रूरत हो, बट वो तब उसके बिना भी विदाउट सर्जरी इवन पेशेंट्स आर मैनेज अंडर अ डिपार्टमेंट। जी, तो सर्जरी के अगर हम टाइप्स, प्रकारों पे जाएं कि किस किस तरह की सर्जरी ह्यूमन बॉडी पे की जाती है, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए। जनरली सर्जरी इज़ अ स्पेशलाइजेशन भी इसमें MS होती है सर्जरी की आफ्टर MBBS, आफ्टर ग्रेजुएशन। बट आगे सर्जरी की फर्दर सुपर स्पेशलाइजेशंस भी हैं, जिसमें हमारी कार्डियक सर्जरी की CTVS बोलते हैं, CTVS ब्रांच आ गई, जिसमें ब्रेन से रिलेटेड न्यूरो सर्जरी आ गई और प्लास्टिक सर्जरी आ गई, और जो हमारी पेशाब या किडनी से रिलेटेड है उसमें यूरोलॉजी आ गई। वो फर्दर सुपर स्पेशलाइजेशंस है, वो आगे बांटा हुआ है, डिफरेंट चीज़ें उनके अंडर आती हैं। जी, तो आप किस सर्जरी में डील करते हैं? वी डील विद गैस्ट्रो सर्जरी एंड वैस्कुलर सर्जरी, जिसमें गैस्ट्रो में सारा पेट से रिलेटेड कैंसर्स आ जाते हैं, और वैस्कुलर सर्जरी में जहाँ किसी भी हमारी जो खून की नाड़ियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो कट गई, उसमें ब्लॉक आ गया कुछ, वो रिलेटेड वो सारा हमारे अंडर आ जाता है। मतलब पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारी जो कि एट लास्ट सर्जरी के थ्रू ही क्योरेबल हैं, वो सब आप डील करते हैं। तो जैसे पेट की आपने बात की, तो हम सबसे पहले बात करते हैं पित्त की प्रॉब्लम की। तो मैं जानना चाहूँगी कि पित्त की जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से होती है, किस तरह की प्रॉब्लम्स अमूमन आपको देखने को आती हैं, और उसमें किस तरह से सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है? पित्ता एक वर्ड है गॉल ब्लैडर के लिए, जिसको हम बोलते हैं।
गॉल ब्लैडर हमारे, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, इस एरिया में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ये इसके रिलेटेड, पित्ते के रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डाइट ऐसे ली जाती है जिससे मतलब पेशेंट ओबीज होता है। ओबीज मतलब उसका भार ज़्यादा होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से खाने की ऐसी तरीके जो हम खाते हैं, ज़्यादा घी हो गया, ज़्यादा मक्खन हो गया, ऐसे परांठे वगैरह हो गए, उसकी वजह से पित्ते में पथरी बन जाती हैं, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं पथरी, अदरवाइज उसको हम गॉल स्टोन्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसके रिलेटेड पहले तो टू स्टार्ट विद, जब शुरू होती है तो पथरी होती है, लेकिन उसकी वजह से दर्द होना शुरू होता है। दर्द होने की वजह से वहाँ लोकल इन्फेक्शन बनती है। इन्फेक्शंस हम मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब एक बारी पथरी बन गई तो उसका इलाज निकाल ही, उसको गॉल ब्लैडर को निकालना, पित्ते को निकालना ही उसका परमानेंट इलाज है। अगर हम उसको डिले करते हैं तो हो सकता है विद टाइम वो कैंसर बन जाए। ओके, सो उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं आप, किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है? देखो, जब शुरू में हमारे पास मरीज आते हैं इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम के साथ, उनको बताया जाता है भी हाँ इसमें जितनी जल्दी आप करा सको तो अच्छा है। जब इन्फेक्शन का टाइम होता है तो उसको थोड़ा मेडिकली मैनेज किया जाता है, उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह दे के उसको ट्रीट किया जाता है कुछ देर के लिए, ताकि जो वो फेज़ है उस टाइम है, जो इन्फेक्शन है, बुखार है, ब्लड में इन्फेक्शन है, वो कम हो जाए। उसके बाद जब पेशेंट नॉर्मल हो जाए तो उसको सर्जरी के लिए लिया जा सके। तो लगभग इस बीच में 3 हफ्ते का टाइम होता है। 3 हफ्ते के बाद हम पेशेंट को सर्जरी के लिए ले सकते हैं। और पित्ते की सर्जरी में अभी तो जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है दैट लेप्रोस्कोपिकली करते हैं, और वही रिकमेंड किया जाता है। उसमें कोई ऐसा भी नहीं शरीर पे कोई चीरा लगे या कुछ, वो सिर्फ दूरबीन अंदर डाल के एक छोटा सा कट होता है, उसके थ्रू पित्ते को निकाल दिया जाता है और सर्जरी हो जाती है, और उसी दिन शाम को पेशेंट को घर भी भेज दिया जाता है। तो आपने जैसे कहा कि हमारे यहाँ खान पान ऐसा है जिसकी वजह से वज़न बढ़ता है, तो क्या पित्ता की प्रॉब्लम का मेन कारण ये वज़न बढ़ना ही है या किसी और वजह से भी हो सकता है? वो बोलते हैं, जैसे जितनी भी उस पर रिसर्च हुई है, जितना भी हमारे यहाँ से ज़्यादा रिसर्च हमारे नॉर्थ इंडिया से है, क्योंकि यहाँ इसका इंसिडेंस होता है, इसका होना यहाँ इस एरिया में बहुत ज़्यादा है ये। तो उसमें रिसर्च में यही सामने आया है भी ये लेडीज़ में ज़्यादा होता है जिनका वज़न ज़्यादा हो, और जो ये फूड की वजह से जो ज़्यादा हाई फैटी डाइट लेते हैं उसकी वजह से, उसके रिलेटेड ही इसमें ज़्यादा होता है। मीन्स अगर हम उसको अवॉइड करें तो काफ़ी हद तक इस बीमारी को अवॉइड कर सकते हैं। हाँ जी, तो एक आपने जिक्र किया शुरुआत में छोटी आंत बड़ी आंत का फटना, वो किस वजह से होती है उसमें? हाँ जी, हमारी स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर ये सारा अब्डोमेन आ जाता है। पेट, अब्डोमेन में अलग अलग हमारी ऑर्गन्स हैं, जैसे ये पित्ता हो गया, लिवर हो गया, छोटी आंत होगी, बड़ी आंत होगी, तिल्ली हो गई, पेंक्रियाज हो गया। अगर हम छोटी और बड़ी आंत पे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादातर तो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे टाइफाइड वगैरह हो गया, जहाँ पेट की इन्फेक्शन हो गई। बट कभी ऐसा होता है जैसे वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं, टाइफाइड लेटर ऑन ट्रीट नहीं हुआ, उसको आप ऐसे लेते रहे तो उसमें छेद हो जाते हैं, जिसको परफोरेशंस बोलते हैं, तो वो सर्जिकल इमरजेंसी बन जाती है। अगर वो उसकी वजह से फिर पेट फूलने लग जाता है, पेट में दर्द रहता है, बुखार होने लग जाता है, और सारे शरीर में इन्फेक्शन फैलने लग जाती है, तो उसको तो फिर सर्जिकली मैनेज करते हैं। उस परफोरेशन जो है उसको देखते हैं, उसको वैसे क्लोज किया जाए, बंद किया जाए, जहाँ उसको फिर लैट्रिन का रास्ता कुछ देर के लिए पेट के ऊपर बनाया जाता है। अच्छा, तो क्योंकि कई बार ऐसा भी सुनने को आता है कि अगर छोटी या बड़ी आंत का ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद एक पेशेंट बाद में एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इसमें किस हद तक सच्चाई है? वो यूजुअली जो वो होते हैं जो कैंसर रिलेटेड, जो छोटी आंत या बड़ी आंत का कैंसर, छोटी आंत का कैंसर काफ़ी रेयर है, बहुत कम आता है, लेकिन जो बड़ी आंत का हमारे यहाँ भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है, उसमें जब हम उस चीज़ को निकालते हैं कैंसर में, कई बार ऐसा होता है निकालने के बाद उस दो चीज़ों को, जितनी सेगमेंट को निकाला है उसको जोड़ने में वो जोड़ नहीं पाते। जोड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि लेंथ कम रह जाती है, जहाँ वो पूरी निकल जाती है डिस्टली आखिर तक, और हमें उसका परमानेंटली पेट के ऊपर लैट्रिन का रास्ता बनाना होता है। तो वो फिर एक मजबूरी बन जाती है जिसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो उसमें फिर ऐसा नहीं, हमारी क्लिनिक्स हैं जो स्टोमा क्लिनिक्स जिसको बोलते हैं, वो इस चीज़ के रिगार्डिंग पेशेंट की अच्छी काउंसलिंग करते हैं, सारा उनको समझाया जाता है। अब उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो उसी के साथ रेस्ट ऑफ उनकी जो ज़िंदगी है उनको व्यतीत करना पड़ता है उसको। तो क्या इसके लिए भी हमारी जो लाइफस्टाइल है वो जिम्मेदार है, या किस तरीके से बच सकते हैं इससे? देखो, कैंसर्स पे अगर हम आएँ, कैंसर्स पे हाँ देयर आर मैनी थिंग्स जो हमारी लाइफस्टाइल के अंडर आती हैं, जैसे ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग हो गया, वो बहुत कैंसर्स में उसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबल है।
ज़्यादा अल्कोहल इनटेक हो गया, और ज़्यादा जैसे स्टमक के कैंसर को अगर हम लें तो मैदा जिसको बोलते हैं, उसमें हमारा जो डाइट ज़्यादा, अगर हम मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और ये जो फास्ट फूड्स हैं वो खाते हैं, तो उसमें स्टडीज़ के हिसाब से यही पाया गया है भी जो पेशेंट्स उस तरह की चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो उनमें वो ज़्यादा पाया गया है। तो अगर हम जनरली उस चीज़ों को अवॉइड करें तो हाँ, मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। मीन्स तेल अवॉइड करना है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, ड्रिंकिंग अवॉइड करना है, मसाले भी अवॉइड करने हैं, फास्ट फूड भी अवॉइड करना है, तो आप इंटेस्टाइन हो गया या कैंसर हो गया उस तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आपने कैंसर का जिक्र किया, तो पेट के अंदर किस किस तरह के कैंसर हो सकते हैं? देखो, कैंसर्स को जैसे हम कहें पेट सारी बॉडी में मिला के जितने हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं हर पार्ट का कैंसर है। अगर हम पेट पे आ जाएं तो ज़्यादा कॉमन जैसे हमारे एरिया में कैंसर है वो ज़्यादा गॉल ब्लैडर का है, फर्स्ट कॉमन है। उसके बाद हमारा लिवर के कैंसर्स आ गए, बड़ी आंत के कैंसर्स आ गए, छोटी आंत के कैंसर्स कम हैं इंसिडेंस में लेकिन वो भी हैं। फिर हमारा जो ये गॉल ब्लैडर को कनेक्ट करती है डक्ट जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, उसमें कोलेंजियोकार्सिनोमास होते हैं, वो आ जाते हैं। पैंक्रियास के कैंसर आ जाते हैं। तो हर चीज़ का कैंसर है जो हमने देखा है। जी, डॉक्टर परमवीर हमारे साथ बने हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं कि पेट की बीमारियों से, पेट के खासतौर से सर्जिकल जो बीमारियां हैं जिनमें सर्जरी ही एकमात्र उपाय बचता है, उसे होने से आप किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सी बात कही है कि आप खाने पीने पे सब चीज़ों का जो जिम्मेदार है वो है हमारा लाइफस्टाइल। तेल कम करिए, स्मोक मत करिए, ड्रिंक मत करिए, तो काफ़ी हद तक आप कैंसर से, छोटी आंत के, बड़े आंत के और पित्ते की प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। ये चर्चा हम इनके साथ जारी रखेंगे, परंतु स्वस्थ भारत कार्यक्रम में इस वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से फ़ौरन हाजिर होते हैं। हमारा देश बहुत विशाल है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, ज़बानें, मज़हब और इतना फैला हुआ है, और उतनी ही हमारे देश में दुर्भाग्य से बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज करना और हर डॉक्टर को हर गांव तक, हर घर तक पहुंचाना असंभव है। इसलिए ऐसी स्थिति में अगर हम टेलीविज़न और रेडियो का इस्तेमाल करते हैं और अपने देशवासियों को बताएं कि किस बीमारी के लिए क्या रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है और कहाँ किया जा सकता है, इसके लिए हमारे मंत्रालय ने दूरदर्शन की मदद ली और पूरे देश में हमारे जो 30 चैनल हैं, रीजनल चैनल, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, पंजाबी, असमी, बंगाली जितने भी हैं, वो तमाम चैनल हमने आधे घंटे के लिए उनसे लिए और हफ्ते में 5 दिन ये प्रोग्राम सभी केंद्रों से चलता है। और इसी तरह से हमने 5000 डॉक्टर पूरी देश से चुन लिए हैं जो हर बीमारी के बारे में कोई न कोई एक्सपर्ट है, कोई दिल के बारे में, कोई कैंसर के बारे में, कोई गुर्दे के बारे में, कोई बच्चों का एक्सपर्ट है, कोई हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बारे में जानकारी रखता है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो ये डॉक्टर्स आधे घंटे के लिए पूरे स्टेट में केंद्र के दौरान अपने अपने रीजनल केंद्र के द्वारा लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस बीमारी से बचने के लिए उनको क्या करना चाहिए और उसके लिए रोकथाम के लिए क्या कदम करने चाहिए, और यदि अगर बीमारी हो गई है, बढ़ गई है, तो इसका इलाज कहाँ होना चाहिए, कैसे होगा और उसके लिए सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं देती हैं। मैं भारत सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रेडियो, दूरदर्शन को और रेडियो को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने एक हमारा बहुत जो बोझ है हमारे मंत्रालय का हल्का किया। जिस आवाज़ को पहुंचाने के लिए या जिस बात को पहुंचाने के लिए कई साल हमें अखबारों के ज़रिए, पत्रकारों के ज़रिए पहुंचाना पड़ता था, उसको आधे घंटे में दूरदर्शन पूरे देश में हमारी आवाज़ और डॉक्टरों की आवाज़ और डॉक्टरों के सुझाव हर व्यक्ति तक पहुंचाता है। मेरी सभी भाइयों और बहनों और बच्चों और बुज़ुर्गों से ये अपील होगी कि ये आधे घंटे का प्रोग्राम हफ्ते में जो 5 दिन चलता है उसे सब देखें, उससे उनकी जानकारी बढ़ेगी
और उनका स्वास्थ्य ठीक रखने में बहुत ज़्यादा सहायता उनकी होगी। ब्रेक के बाद स्वस्थ भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर परमवीर से ब्रेक में जाने से पहले हमने जाना कि पेट में किस किस तरह के कैंसर हो सकते हैं, और डॉक्टर साहब आपने जैसे बताया कि हर बॉडी पार्ट में अपना एक कैंसर होता है और कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है। तो एक तो कैंसर इतनी तेज़ी से बढ़ने की वजह और किस तरीके से हम कैंसर को दूर कर सकते हैं? देखो, कैंसर बढ़ने की वजह तो यही है आज का लाइफस्टाइल जो सीडेंट्री है। आज पहले होता था फिजिकली इतना ज़्यादा काम करते थे लोग, फिजिकल वर्कअप इतना था और खाना भी घर का खाया जाता था। हाँ जी। और प्रॉपर डाइट थी, तो तब कम था। तो अभी फर्स्ट तो यही है। सेकंड इज़, पहले इतना हो सकता है पहले कैंसर इतना प्रेवलेंस हो, लेकिन उस टाइम इतनी हमारे पास सुविधा ही नहीं थी, इतने हमारे पास तरीके नहीं थे जिससे हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें। तो काफ़ी ऐसे हो जाती थी डेथ्स जिसका पता ही नहीं चलता था भाई इसका कारण क्या है। आजकल थोड़ा इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा आ गई तो उतना ज़्यादा हमें पता लगने लग गया भी हाँ एक एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, उसकी वजह से भी ज़्यादा कैंसर आजकल देखा जा रहा है। तीसरा जो मैं समझता हूँ जो आजकल की मेन प्रॉब्लम है, शुरू से कम उम्र से यूथ शुरू कर देता है, जैसे ड्रग्स लेना, स्मोकिंग हो गया, ये ड्रिंकिंग हो गया और कई तरह के तंबाकू के पदार्थ जिनका हर कैंसर में कोई ना कोई कहीं ना कहीं रोल है। और जितना उसका ज़्यादा सेवन हो जाता है उतना कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। और जैसे लीवर में भी किसी तरह का कैंसर हो सकता है क्या, या लीवर की एक अपनी अलग कोई डिसीज़ होती है? हाँ जी, लिवर जैसे मैंने पहले बताया हर बॉडी पार्ट में रिलेटेड कैंसर है। लिवर का कैंसर उसको हम हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं, HCC है, वो भी है, लेकिन थोड़ा लेस कॉमन है हमारे एरिया में, कम है। लिवर का कैंसर भी वो ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब क्यों बनता है लिवर का कैंसर बनता है, जैसे पहले हेपेटाइटिस हो गया जहाँ अल्कोहल की वजह से सिरोसिस थी, पेशेंट का लिवर ख़राब था। लेटर ऑन विद टाइम जैसे 10 से 15 साल अगर वो हेपेटाइटिस वैसे अंदर रहता है वो आखिर में कैंसर का रूप ले लेता है। तो ज़्यादा लिवर का कैंसर वहीं से बनता है। और जैसे कि लीवर हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो लीवर में सिर्फ कैंसर की डिसीज़ ही सर्जरी के थ्रू क्यूरेबल है, या फिर लीवर की कोई और भी प्रॉब्लम्स आपको देखने में आई हो पेशेंट के थ्रू जिसको आपने सर्जरी से ठीक किया हो? हमारे मैं जिस यूनिट में हूँ डिपार्टमेंट की, उसमें हम लिवर ट्रांसप्लांट भी हमारे यूनिट के अंदर ही होता है। उसमें हमारे कंसल्टेंट हैं जो मेन डॉक्टर अर्नंशु बेहरा, ही इज़ द मेन कंसल्टेंट हु इज़ डूइंग लिवर ट्रांसप्लांट। तो उसमें ऐसा है भी लिवर के रिलेटेड जैसे कोई ड्रिंकिंग की वजह से हम एग्जांपल लें, जहाँ हेपेटाइटिस की वजह से ड्रग इंड्यूस एक लिवर एक टाइम पे ख़राब हो जाता है। तो जब लिवर का बहुत, जैसे आपने बोला भी, बॉडी में मेन रोल लिवर का रहता है हर चीज़ को पचाने में, जहाँ जितना भी हम खाते हैं उसके थ्रू जाता है उसको पचाने में, हर चीज़ के लिए। अगर लिवर ख़राब होता है तो ज़्यादा देर बॉडी रह नहीं पाती, तो उसको जहाँ तो मेडिकली वो ट्रीटेबल हो, जितना उसको डैमेज हो गया तो रिवर्स हो सके फिर तो मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है। लेकिन एक टाइम आता है जो वो रिवर्स नहीं होता, जितना डैमेज हो गया परमानेंट डैमेज हो जाता है। आफ्टर दैट डैमेज फिर एक ही ऑप्शन बचती है, वो लिवर ट्रांसप्लांट। तो सर्जिकली लिवर ट्रांसप्लांट करके किसी डोनर का लिवर, जहाँ जो हमारे ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं जिन जो लाइफ जा चुकी है, तो उनमें से निकाल के मरीज़ को लगाया जाता है ताकि उसकी अपनी आगे वाली लाइफ वो निकाल सके। वो एक बड़ा ऑपरेशन होता है, उसमें टाइम लगता है, उसमें बहुत रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, तो वो है। दूसरा है जैसे सर्जरी, लिवर की सर्जरी और लिवर के कैंसर के लिए की जाती है। जितने पार्ट में कैंसर है उतना पार्ट रिसेक्ट कर देते हैं। एक लिवर ही हमारी बॉडी में ऐसा ऑर्गन है जिसमें जैसे हम पूरे 100% लें, उसमें से अगर नॉर्मल लिवर है तो अब 70% लिवर को निकाल दें, जो 30% लिवर है उसी से हमारी बॉडी काम चला सकती है, क्योंकि विद इन 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर वो फिर ग्रो करके उतना साइज ले लेता है जिससे बॉडी का टाइप, हमारे बॉडी का काम चल सके। जी, तो लिवर ट्रांसप्लांट आपने कहा कि अब जैसे शुरू हो गया, तो इसकी सक्सेस रेट क्या है, किस हद तक सफल रहते हैं? सक्सेस रेट तो देखो, ये इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व। उसमें हेपेटोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, हमारा एनेस्थीसिया वाला होता है। सक्सेस डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। लेकिन अगर हम सर्जरी को लेके चलें तो अगर एक सर्जन एक्सपीरियंसड है, जैसे हमारे डॉक्टर AB हैं अर्नंशु बेहरा, वो एक्सपीरियंस सर्जन है, तो उनके हाथ में से अभी तक ऐसा कुछ नहीं किसी में प्रॉब्लम आई हो, तो वो सारा ठीक ही चल रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं पोस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट में। उसमें क्या क्या, जैसे किसी और के शरीर का अंग निकाल के किसी और में शरीर में लगाते हैं, तो इम्यूनोन जो सुप्रेसेंट्स हैं जो उनको देने पड़ते हैं,
तो वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स को कैसे बिहेव करता है बॉडी हमारी, उसको लेती कैसे है, react जहाँ ऑर्गन करती को है। लेती है, जहाँ रिजेक्ट करती है, वो सर्जरी के बाद ही पता चलता है। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि आफ्टर सर्जरी के ट्रीटमेंट के बाद भी जो जिस बॉडी में लिवर ट्रांसप्लांट किया गया है वो उसको एक्सेप्ट Accept करे, करती ना या करे, नहीं करे हाँ कि ये किसी भी के भी हाथ में नहीं है, ये पोस्ट सर्जरी के बाद ही हाँ जी, पता कर उसके सकते लिए हैं। टेस्ट करते हैं पहले, लेकिन इवन आफ्टर टेस्टिंग समटाइम्स व्हाट हैपेंस भी उसके बाद भी बॉडी रिजेक्ट कर देती है, वो तो लेटर ऑन विद टाइम ही पता चलता है। ओके, तो अब मैं बात करती हूँ अपेंडिक्स की, क्योंकि अपेंडिक्स क्या है मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी। अपेंडिक्स हमारा अभी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन उसको बोलते हैं जिसकी अभी हमारी बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है। अपेंडिक्स जब शुरू होता है, जब बच्चा छोटा होता है, मदर की पेट के अंदर होता है, तब उसका रोल उस टाइम से होता है, क्योंकि वहाँ से खाने की नाली ऐसे रिलेटेड होती है, वहाँ से खाना जाता है तो वहाँ जाता है। तो लेकिन जब हम बड़े होने लग जाते हैं, अभी इस टाइम के उसमें है, तो वो अपेंडिक्स का रोल नहीं बॉडी में रहता। वो हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत का जहाँ जंक्शन होता है, जहाँ जुड़ती है, वहाँ एक साइड में थोड़ा 2-3 सेंटीमीटर का एक है, जैसे वो लटका होता है साथ में, वो होता है अपेंडिक्स। जी, तो अपेंडिक्स की प्रॉब्लम जैसे हम देखते हैं कि पहले से किसी को बिल्कुल पता नहीं लग पाता, अचानक से पेट में दर्द होता है एंड देन कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। सो ऐसी क्या रीज़न है कि अपेंडिक्स में बिल्कुल एंड टाइम पर ही पेशेंट को पता लग पाता है और फिर जैसे ऑपरेशन ही उसका एक सोल्यूशन होता है? हाँ जी, अपेंडिक्स का ऐसे है, देखो जैसे हमारी आंत है, उसके अंदर से हॉलो होती है, अंदर से पाइप की तरह होती है, वैसे ही अपेंडिक्स भी पाइप की तरह अंदर से खाली होता है। लेकिन जो आंत है उसमें तो खाना आगे आगे जाता रहता है। अपेंडिक्स एक साइड में लटकी हुई चीज़ है, जिसका एक साइड बंद है और एक साइड से खुला है। तो अगर कोई चीज़ उसमें जाके फंस जाती है, जैसे खाने की कोई छोटी टुकड़ी वहाँ जाके ऑब्स्ट्रक्ट करती है उसके ल्यूमन को, तो उसके जो पीछे वाला जो खाली जगह है, जो अंदर की खाली पाइप वाली जगह है, तो उसमें अंदर इन्फेक्शन इकट्ठी होने लग जाती है। अगर तो वो किसी चीज़ से वो जो फंसी हुई चीज़ निकल जाए तो ठीक है, अगर नहीं निकलती तो अपेंडिक्स इन्फ्लेम हो जाता है, उसकी इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वो पहले दर्द करने लगता है। अगर हम उसको नहीं टाइमली ट्रीट करते तो वो फिर एक टाइम आता है वो फट जाता है, तो वो फिर एक सर्जिकल इमरजेंसी फिर बन जाती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि हम नहीं ट्रीट करते, तो इसका पता ही कैसे लग पाता है कि आपको, क्योंकि अपेंडिक्स मोस्ट ऑफ पहले से कोई टेस्ट नहीं करवाता कि आपको अपेंडिक्स हो सकता है या कुछ, पेट दर्द एक नॉर्मल चीज़ है। सो कैसे इसके लक्षण क्या है कि पहले से पता लग जाए और एट द एंड उसके ऑपरेशन की नौबत ही ना आए? अपेंडिक्स तो हर एक की बॉडी में होता है। हाँ। अपेंडिक्स वर्ड इज़ फॉर दैट ऑर्गन, बट जो अपेंडिसाइटिस है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं और उसमें लैंग्वेज में, तो इन्फेक्शन का हमें तब पता चलता है जब हम उस एरिया में दर्द होता है। जब हमारे पेट में दर्द रहता है, पर्टिकुलर एरिया होता है, हमारी जो नेवल है जिसको हम अम्बिलिकस बोलते हैं, उसके राइट साइड के लोअर एरिया में, तो उस टाइम में जब ऐसा कोई दर्द किसी को होता है तो हम उस एरिया में, जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हमें उसका सस्पिशन होता है भी वो है, तो हम एक अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट टेस्ट। अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है वो एरिया इन्फ्लेम्ड है, वो है तो उसको पहले मेडिकली ट्रीटमेंट करते हैं, अगर उससे नहीं प्रॉपरली वो होता तो हम सर्जिकली उसको निकाल देते हैं। यानी कि अगर आपके नेवल के राइट साइड में दर्द होता है, लोअर राइट साइड में, तो इसको आप अवॉइड ना करें। हाँ जी, दिखाएं। डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और कोशिश करें कि इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द ले लें। हाँ जी, किसी भी चीज़ को छोटा नहीं मान के चलना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, आपकी सर्जरी के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में क्या क्या नई एडवांसमेंट हुई हैं, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं जो आज से हम ये कहें 10 साल पहले नहीं थी बट अब है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक डर है सर्जरी के नाम का कि ऑपरेशन होगा, चीरफाड़ होगी एंड ऑल दैट काइंड, हर प्रॉब्लम में। सो वो कौन सी नई एडवांसमेंट हैं जिसकी वजह से लोगों को अब डरना नहीं चाहिए और डॉक्टर्स के लिए भी वो बहुत हेल्पफुल हैं? देखो, आज जब सर्जरी शुरू हुई थी वो तो बहुत 400-500 साल पुरानी हिस्ट्री है। तब ऐसे होता था, अभी 2 बंदे एक बंदे को पकड़ते थे, लगता था भी इस एरिया का रिमूव करना है जहाँ कुछ ट्यूमर है, तो वैसे ही काट दिया जाता था और पेशेंट को इतनी पेन होती थी, इतना दर्द होता था, लेकिन उस टाइम में वही ऑप्शन थी। उसके बाद सर्जरी को रिफ़ाइन करने के लिए लेटेस्ट अब, जैसे आपने बोला, पिछले 100 साल के अंदर ही वो शुरू हुआ है एनेस्थीसिया। उनका बहुत बड़ा रोल है हमारी सर्जरी में। जैसे एनेस्थीसिया जैसे एडवांस होता जाता है वैसी सर्जरी भी एडवांस हो रही है। उसमें ये है भी पेशेंट को, तो जब हम अभी कोई भी सर्जरी के लिए लेते हैं तो उसको ऐसे बेहोश किया जाता है, उसको ऐसे दवाई दी जाती है जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें, ताकि पेशेंट तो उस टाइम सो रहा होता है जब सर्जरी होती है, तो उसको सिडेट करके, उसको एनेस्थीसिया में बेहोश करके, उसके बाद उसके ऊपर सर्जरी होती है। जब सर्जरी कंप्लीट होती है तो उसको उससे बाहर निकाला जाता है। जी। पेशेंट को तो पता नहीं चलता कब उसकी सर्जरी,
टोटली पेन फ्री। तो उसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं। अगर सर्जरी है, सर्जरी समथिंग जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर सर्जरी किसी चीज़ की होनी है तो होनी है, उसको आप जितना डिले करोगे तो आपके शरीर के लिए उतना ही वो हानिकारक है। जी बिल्कुल। और जो नई एडवांसमेंट आई है उसके ज़रिए ना आपको दर्द होगा, और काफ़ी कुछ डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि दूरबीन के ज़रिए, लेज़र के ज़रिए इस तरह की सर्जरीज हो रही हैं कि आपको आपके शरीर में कोई कट भी नहीं लगता और आपकी सर्जरी भी हो जाती है, आपको दर्द भी नहीं होता। तो दर्शकों को हम यही संदेश देंगे कि सर्जरी से आप बच नहीं सकते, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, एट द एंड आपको वो कराना तो है ही। और अपना ख्याल रखिए, अपने शरीर में होने वाला कोई भी छोटे से छोटा बदलाव उसे यूं ही मत जाने दीजिए और अवॉइड मत करिए, तुरंत डॉक्टर से चेक कराइए ताकि आप एक लंबी उम्र जी सकें। तो इसी के साथ स्वस्थ भारत कार्यक्रम में दिव्या को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत। स्वस्थ हो जन जन अपना, स्वस्थ हो जन जन अपना, तन मन रहे निरोगी सबका, स्वस्थ भारत का ये सपना। सुविधाएं दे रही सरकार, लाभ उठाना सबका अधिकार, पहुँचे सूचना हर आंगन द्वार, प्रयास